दिवाली का त्योहार है और ऐसे में समृद्धि की बात ना हो, सुख की बात ना हो, संपत्ति की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें हम करेंगे हमारी इस बेहद खास पेशकश जिसका नाम है दिवाली दरबार CIO राउंड टेबल। आप सोच रहे होंगे एक तरफ हम दिवाली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने एक CIO शब्द यहाँ पर जोड़ दिया है, तो चर्चा किस तरह की निकल कर आने वाली है? तो चर्चा निकल कर आने वाली है आपके निवेश की, आपकी समृद्धि की और आपकी खुशहाली की, लेकिन वो एक नए अंदाज में निकल कर आएगी। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज राइट नाउ आई एम सिटिंग विद द टॉप नॉच CIOs ऑफ द इंडस्ट्रीज, हर्षा उपाध्याय, Ashish Gupta and Titi Bhattacharya. Thank you so much for being a part of this very special Diwali episode. हर्षा, संवत की बात कर लेते हैं। 2080 और उसके पहले की भी कुछ संवत हमने जोरदार रिटर्न देखा। इसी की बात करें पिछली दिवाली से लेकर अब की दिवाली तक, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट कितना 30% या उससे कुछ ज़्यादा का रिटर्न अब तक दे दिया है। सबकी नज़र अब 2081 संवत की है। उससे पहले आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी करता है क्या? कोई कैलेंडर कुछ पढ़ता है? कोई मुझे बताएगा कि संवत की खासियत? आप भी नहीं करते, लेकिन चलिए, क्योंकि हम संवत की बात हमेशा करते हैं दिवाली पर, क्या खास होने वाला है? देखिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो अभी तक अच्छा खासा चल रहा है, तो आगे भी जाके यही माहौल रहेगा। लेकिन ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो पिछले 3-4 संवत से जो रिटर्न्स बनते आ रहे हैं वो बहुत ही आउटसाइज रिटर्न्स आए हुए हैं, तो उस हिसाब से शायद थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखने चाहिए। लेकिन ज़रूर यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो यहाँ से भी आगे जाके वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त की आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, दिवाली का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जब भी मानसिकता है ना हमारी कि हमने शुभ दिन पर कोई शुभ काम किया तो इसका नतीजा भी शुभ ही होगा, और इसीलिए बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, भले ही धनतेरस हो, भले ही लक्ष्मी पूजा हो, अक्षय तृतीया जैसे माहौल और इवेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। क्या आप भी बतौर CIO ऐसा मानते हैं? CIO का मैंने जोड़ दिया है क्योंकि आप लोग फंडामेंटल, टेक्निकल और बाकी ट्रिगर्स और डेटा के हिसाब से काम करते हैं। उसमें अगर मैं ये शुभ तारीख का तड़का डाल दूं तो ये कितना हजम होता होगा आपको? तो हमारा मानना है निवेश के लिए हर दिन ही शुभ है। बिल्कुल सही। हाँ। और मैं हर्षा से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल, और मेरा ये मानना है कि अगर आप आज निवेश कर रहे हैं तो रिटर्न को सिर्फ एक समावट के मायने से मत देखिए कि आपका 2081 में कितना, आप देखिए कि अगले 3 साल, अगले 5 साल में क्या रिटर्न बन सकता है। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप बाज़ार में अभी आइए, क्योंकि बाज़ार पिछले तकरीबन 8 साल से कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। और ये महीना इसलिए थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि पिछले महीने मार्केट में करेक्शन हुई है। अभी अगर आप देखें मार्केट में तकरीबन 30% ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी पीक से मोर देन 20% करेक्ट हो गए हैं, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ वापस आने लगी हैं। तो इसलिए निवेश के लिए ये अच्छा टाइम है, पर जो पिछले 12 महीने या 24 महीने में रिटर्न बना है सिर्फ वो ही एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे माहौल में अगर मुझे FIIs का जाना ठीक है, अब ऐसे में मेरे ख्याल से राम हमारे घरेलू बाजार के DIIs ही बने हुए हैं, हमारे रिटेल निवेशक समझना हो। वैसे तो दिवाली का पर्व हम मनाते भी हैं क्योंकि राम जी का आगमन होता है, तो खास तौर से जिन्होंने बहुत मजबूती से संभाला है, आप मुझे बताइए कितना सहमत है इस बात से? आप FIIs को रावण तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठ सकता, वो मैं नहीं, आप संदर्भ दे रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट पेश करता हूँ आपके सामने, वो ये कि अगर आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में FII का आउटफ्लो कितना हुआ है, सो करीबन $8 to 9 बिलियन का आउटफ्लो रहा है। अगर आप देखें FII का टोटल इंडियन मार्केट का कितना ओन करते हैं, तो करीबन 15 से 16%, सो रफली अबाउट 800-900 बिलियन का आंकड़ा बनता है, विच मीन्स अबाउट 1.5% ऑफ देयर होल होल्डिंग जो उन्होंने बेचा है। तो 1.5% तो मतलब इतना रिटर्न बनने के बाद जो इन्होंने कहा, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे एज अपोज टू इंडिया से भागना। So what will be your expectation of SIP books now for 2081? What do you expect? What should happen? देखिए, अभी हर महीना अगर आप देखते हैं तो कुछ few hundred crores का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो करीब 25,000 करोड़ है मंथली इनपुट वैल्यू। तो हमें लगता है कि करीब 27 से 28,000 करोड़ तो अगले संवत तक हो जाना चाहिए अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता है। और अगर आप पिछले 3 या 5 साल को देखेंगे तो यही
बिल्कुल यही ट्रेंड से एसआईपी बुक बढ़ते जा रहा है। और अभी भी सिर्फ 6 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा फोलियोज हैं पूरे एसआईपी इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं। अगर उसमें भी आप यूनिक इन्वेस्टर्स को देखेंगे, क्योंकि हर एक फैमिली में शायद हस्बैंड वाइफ या बच्चे भी या पेरेंट्स भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, और एक म्यूचुअल फंड नहीं, शायद 2-3 म्यूचुअल फंड्स में किए। तो जो यूनिक एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं वो तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ से भी कम है। तो अपना जो आबादी है और जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ गिने चुने लोग शायद अभी भी एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। तो एक अच्छा सा एक मौका है लोगों को इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। आशीष, आपके पास मैं आती हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिवाली, खुशहाली, समृद्धि की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर ट्रेंड्स अगर मुझे आपसे पूछने हो पिछले कुछ सालों में, जो कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बदलते हुए देखे हैं, बट ऑल्सो विद इन ऑल दिस एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ये वो क्लास है इन्वेस्टर्स का, और मेरे ख्याल से आप तीनों के ही साथ मैंने इस पर बात कर रखी है, ये वो तबका है इन्वेस्टर्स का जिन्होंने कंसिस्टेंट फॉल नहीं देखी है बाजार की, इन्होंने मंदी का दौर नहीं देखा है। हम कह रहे हैं बाजार मैच्योर हो गया है, हमने अपनी काबिलियत को समझा है, बट बाजार मैच्योर होने की बात नहीं है, इन्वेस्टर क्या मैच्योर हो गया है जो इस चाल को समझे? हाउ डू यू लुक एट इट? और क्या इस नए सम्मत में हम सबको कितना थ्रस्ट देना चाहिए इसको ही आगे बढ़ाने के लिए? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे हर्षा ने बोला कि अब 6 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, बट अगर आप देखें मोस्ट ऑफ देम हैव कम आफ्टर 2020 एग्जैक्टली, एंड तब से मार्केट में फॉल नहीं हुआ है। पर हमें कॉन्फिडेंस इस बात से मिलता है कि ज़्यादा फ्लो इस टाइम लमसम के बजाय एसआईपी से आ रहा है, राइट? और अगर हम इन्वेस्टर बिहेवियर देखें कि कितने टाइम वो एसआईपी चलाते हैं, कितने टाइम के बाद वो अपना रिडीम करते हैं, तो वो क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि कंपेयर टू हम सब लोग 25-30 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो पहले लोग आते थे कि ये साल अच्छा है, इस साल इलेक्शन है, हम जनवरी में इन्वेस्ट करेंगे, मई में, दिसंबर में रिडीम कर लेंगे। पर अभी जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो इस मंशा से नहीं आ रहे हैं कि हमको सिर्फ क्योंकि इस साल बाजार ऊपर जाता दिख रहा है इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो इस मंशा से आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इक्विटी में रिटर्न बेटर बनता है, मुझे अगर इन्फ्लेशन से अधिक अपने निवेश से कमाना है तो इक्विटी ही एक साधन है। तो इसलिए हम एसेट एलोकेशन का बढ़ावा देख रहे हैं, विच इज़ द हेल्दी ट्रेंड। पर इस हेल्दी ट्रेंड में कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा जब बिकॉज अंडरटोन तो बाजार की बुलिश ही है। अब इस तरह के बाजार में हम एनएफओज आते हुए देखते हैं, आईपीओ आते हुए देखते हैं, थीमेटिक फंड्स में निवेश बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बेसिकली ये इस तरह का समय है त्रिदीप जहाँ पर आपने हाथ लगाया वहाँ पे कमाई हो रही है। हाँ, डेट में भी डाल दो तो आपकी कमाई हो रही है, सोने में डालो तो आपकी कमाई हो रही है। रेड फ्लैग्स क्या हैं फिर? सो आई थिंक रेड फ्लैग ये है कि कुछ कुछ जगह पे जो वैल्यूएशंस हैं वो एग्जूबरेंस की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ से आप जैसे पिछले 6 महीने में अगर आप देख लें, एक बहुत ही पॉपुलर एरिया रहा है डिफेंस और कैपिटल गुड्स का, उसमें काफ़ी सारे थीमेटिक ऑफरिंग्स भी आए हैं। अगर आप देखें इन सेक्टर का आउटलुक अच्छा है, लेकिन इनके वैल्यूएशंस अचानक नियर टर्म में काफ़ी बढ़ गए थे। तो वहाँ से ये सारे शेयर, जैसे इन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में 20-30% गिर गए हैं, वो इन्हीं शेयर के बदौलत वो गिर गए हैं। तो एक सेक्टर रोटेशन का जो माहौल है वो कुछ हद तक ये वैल्यूएशन एक्सूबरेंस जो है उसको करेक्ट कर रहा है। बट फिर भी एक एरिया जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यूएशन एक्सूबरेंस ना हो। अभी भी जैसे देखिए वैल्यूएशंस में लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अभी भी सेट है, कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशंस एक्सूबरेंस हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे फिर वैल्यूएशन एक्सूबरेंस पर? देखिए, वैल्यूएशन एक्सूबरेंस शायद हर एक चीज़ में नज़र नहीं आ रहा है। जैसे त्रिदीप ने भी कहा कि लार्ज कैप अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे शायद आज के दिन में भी अगर आप निवेश करते हैं, लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका निवेश का होराइज़न अगर 3 या 5 साल है तो वहाँ पे कम रिस्क है। तो इक्विटी मार्केट में तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ज़ीरो रिस्क है, लेकिन बहुत कम रिस्क है और रीज़नेबल रिटर्न्स मिलने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कर्व में नीचे जाते हैं या जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है, वहाँ पे एक्सूबरेंस कहीं जगह पे ज़्यादा दिख रही है। और वहाँ पे आपको देख के
एक बार वैल्यूएशन पे नज़र रखनी पड़ेगी और फंडामेंटल्स को भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है या जहाँ पे फंडामेंटल्स थोड़ा वीक हो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा आपको रिस्क दिखेगा। तो इसलिए एक पोर्टफोलियो बना के चलना बेटर है रादर देन एक सिंगल सेक्टर या सिंगल मार्केट कैप में एक्सपोजर लेने से अच्छा। अगर आपका एसेट एलोकेशन अच्छा है और निवेश का जो होराइजन है वो 3-5 साल है तो अभी भी अच्छा खासा मार्केट बोल सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा रुकती हूँ और अब कमान आपके ऊपर है। तो आशीष आप शुरुआत कीजिए, क्या सवाल पूछने हैं दोनों से? दो सवाल हैं दोनों के। अच्छा, तो हर्षा के लिए तो एक सवाल है मेरे दिमाग में। इनफैक्ट कल ही मैंने आपके नए फंड का एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टैगलाइन है कि लंप सम इन्वेस्ट करिए ओनली इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 5 years। सो एमएनसी फंड का था कि एसआईपी करिए, लंप सम करिए तो 5 साल मिनिमम होना चाहिए। 5 साल। तो हर्षा, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड? नहीं, बिल्कुल यही जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आज के दिन में वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं। तो और उससे ज़्यादा क्या है, मोस्ट इन्वेस्टर्स जो 2020 कोविड डिसरप्शन के बाद जो भी आए हैं उनको टू वे मार्केट का कोई अनुभव नहीं है। तो उनको कोई भी लेवल पे उन्होंने निवेश किया है तो उनका पैसा बना ही है, किसी का कम बना है, किसी का ज़्यादा बना है, लेकिन ज़रूर सबका बना है। तो हमारा यही मन में था कि अगर नए इन्वेस्टर्स वही ट्रेंड को देख के आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म निवेश कर रहे हैं तो वो एक तरफ से ठीक नहीं है। तो इसलिए वो मैसेजिंग था कि अगर आपको आना है, ये सारे कंपनीज़ जो हैं बहुत ही स्टेबल कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड कंपनीज़ हैं, अच्छे रिटर्न्स देंगे, एक तरफ से आपका निवेश स्टेबल रहेगा। लेकिन ज़रूर आप एसआईपी के ज़रिए आइए, या नहीं तो अगर आप लमसम कर रहे हैं तो इस मार्केट में एटलीस्ट 5 साल का आप एनीवे इक्विटी में आते हैं तो लंबे अवधि का निवेश होना चाहिए। लेकिन इस माहौल में तो ज़रूर मिनिमम 5 साल का होराइजन होना चाहिए। यही हमारा एक मैसेजिंग था। तो हम सोचते हैं कि अगर वो मैसेज देख के आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनका एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रहेगा, तो उनका एक्सपीरियंस भी होपफुली अच्छा ही रहेगा फिर। Are you satisfied with the answer? बिल्कुल। Next. तो प्रदीप, मे बी आप एंड हर्षा ने पहले बात करी थी स्मॉल कैप मिड कैप की, तो अब आपका स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में क्या आउटलुक है? क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले ग्रोथ भी उधर ज़्यादा है, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप पोर्टफोलियो? सो हालांकि माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए कि एक तरफ ग्रोथ है, दूसरी तरफ वैल्यूएशन है, तो ये तराजू है और वही हमारा इन मेनी वेज जॉब है कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए। दैट्स ऑल व्हाट फंड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, कि कोई एब्सोल्यूट मोरल एब्सोल्यूट नहीं होता, यू हैव टू बैलेंस। सो मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल सही है और जो हमने बात भी करी है कि मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन पिछले 3-4 साल में अगर आप देखें तो ग्रोथ भी ज़्यादा है। सो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ या तो कम है या कम होने का अंदाजा है, तो वहाँ से एक तो दूर भागना है ना। तो उसके बाद जहाँ वैल्यूएशन प्रीमियम है, हमको ग्रोथ प्रीमियम भी उतना मिलना चाहिए। तो इसको बैलेंस करते हुए जो हमारे आज के डेट में फेवरेट फंड्स हैं, वो जिसको हम खिचड़ी पोर्टफोलियो कहते हैं, या तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, इस तरीके से, जहाँ पे कि एक फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन है कि वो बैलेंस कर सके लार्ज मिड और स्मॉल में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस के हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियोज को। अच्छा, मैं सोच रही थी सवाल थोड़े अलग होंगे, तो हमारे जैसे सवाल पूछ रहे हैं यार। हम आपकी बारी। मैं आशीष से पूछना चाहूँगा, इन्होंने एक्चुअली बहुत पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी हाउस ऑफ डेट, और दूसरी रिसेंटली मैंने जो आपकी एक नोट पढ़ी थी विच इज़ ऑन FNO। तो पहला फ्रॉम ए हाउस ऑफ डेट पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी में कुछ ऐसा रिस्क वगैरह देखते हैं, और दूसरा FNO मार्केट में अभी रिसेंटली रेगुलेशंस वगैरह आए हैं, तो हैज़ दैट नेल्ड द इशू और आपको लगता है कि और आना बाकी है? सो आई थिंक पहला सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि आई थिंक पिछले जो 5-7 साल में हमने देखा है इंडिया में जो डीलेवरेजिंग हुई है, और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो 2011-12 की थी, तो तब कॉर्पोरेट इंडिया में बहुत ज़्यादा डेट था, बहुत और कॉर्पोरेट डेट की प्रॉब्लम फिर वो बैंकों की प्रॉब्लम बन गई। तो
उस दशक में इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज देयर वर डेट कॉर्पोरेट साइड में देयर वाज प्रॉब्लम इन द बैंकिंग एंड दिस इज इरा इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट. हम कहीं भी ओवर लेवरेजिंग नहीं देख रहे, कॉर्पोरेट्स में कोई ओवर लेवरेजिंग नहीं है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है. आपने नतीजे देखे ही होंगे, पिछले हफ्ते बैंकों के रिजल्ट आए हैं तो एनपीए बैंकों के 1-2% के करीब हैं, उनका कैपिटल लेवल अच्छा है. एनबीएफसीज की बैलेंस शीट भी क्लीन है, तो जो हमने 2018-19 में देखा था तो एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस आई थिंक मार्केट का वैल्यूएशन इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि ये मैक्रो रिस्क नहीं है. तो अगर हम बोलें कि मार्केट में करेक्शन भी आता है तो कोई डीप करेक्शन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मार्केट में डीप करेक्शन लेवरेज के कारण ही आता है, क्योंकि देयर इज फोर्स्ड सेलिंग, राइट. सो आई थिंक ऑन दैट काउंट वी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल. ऑन F&O आई थिंक ये सेबी ने स्टेप्स लाए हैं. आई थिंक दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स, सो आई एम श्योर इनका इम्पैक्ट होगा. आई थिंक बाय February वी विल बी क्लियर व्हेन ऑल द मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड कि इससे 20%, 25%, 30% कितना वॉल्यूम में कमी होती है. एंड the good thing is SEBI is targeting really one pocket which is expiry day index option, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉथ है. बट SEBI के आप स्टेटमेंट देखें तो वो भी क्लियरली बोलते हैं कि वो देखेंगे कि अगर intended objectives are not met, so they can come up with something else. Something else. Second question. So हर्षा के लिए, Yeah. जैसे आपने अपने टीम को इतने लंबे समय से मैनेज किया, ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करते हैं व्हेन डिफरेंट पीपल मूव ऑन एंड यू सॉर्ट ऑफ बिल्ड फंड हाउस फॉर अ लॉन्ग टर्म? Trideep, we were really fortunate not to have too much of attrition all these years. But yes, I mean, we can't help it when there is some attrition. So, हमारा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का बाउंड्रीज हमने सेट किया हुआ है. तो हर एक तो ओवरआर्चिंग सेबी गाइडलाइंस है, उसके अंदर हर एक फंड का एक मैंडेट के हिसाब से हमने बाउंड्रीज बनाए हुए हैं. और थैंकफुली हमारे लिए रिसर्च टीम काफ़ी स्टेबल रहा है. हमने लोगों को ऐड किए हैं लेकिन ज़्यादा लोग हमारे टीम से गए नहीं हैं. तो यानी कि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो टीम काफ़ी स्टेबल रहा है, तो इनपुट्स वैसे ही आ रहे हैं. कुछ फंड मैनेजमेंट में हमने चेंजेस देखी लास्ट ईयर, लेकिन जैसे हमने बताया कि ये प्रोसेस जो बना हुआ है बाउंड्रीज़ के साथ, दूसरा भी अगर कोई आता है तो वही प्रोसेस से मैनेज होगा. लेकिन ज़रूर ये होता है कि हर एक पोर्टफोलियो मैनेजर थोड़ा सा अलग होता है सोचने में, उनके इमोशंस कंट्रोल करने में, हर एक चीज़ में, राइट. तो किसी का हो सकता है कि रिसर्च का व्यू एक है, बट जितना एक्सटेंट ओवरवेट होना चाहिए या जितना एक्सटेंट में अंडरवेट होना चाहिए, वो हो सकता है कि दो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के दो डिफरेंट व्यूज़ होंगे. वो थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा जब टीम्स चेंज होते हैं. बट लेकिन अगर आपके बाउंड्रीज अच्छे से बन जाते हैं और वो प्रोसेस को अगर इफ़ देयर इज़ अ बाय इन फ्रॉम द एंटायर टीम टू फॉलो दैट, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपका प्रोसेस सेट है, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इवन विद दोज बाउंड्रीज. बट इफ द मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ देयर देन पीपल बिलीव कि येस आई एम सपोज टू डू दिस, लेट मी डिलीवर दिस. तो वो एक तरफ से थोड़ा आसान हो जाता है. गुड टू हियर. योर टर्न. त्रिदीप, आपके लिए अगर इस संवत देखते हैं तो पिछले कुछ संवत के नज़र में रखते हुए क्या एक चीज़ जो अलग करना चाहते हैं आप? एक वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इज़ देयर एनीथिंग दैट, जैसे हम बोलते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, तो दिवाली का ऐसा कोई रेजोल्यूशन है? सो आई थिंक मैं इसको थोड़ा पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करने वाला था, बट अगर आपका दूसरा रुझान है तो मेरे को बता बोलिएगा. मेरा मानना ये है कि पिछले मेरे ख्याल में 1-2 साल में हम लोगों ने जो पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हैं वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट किए हैं. और अगर आप यहाँ से अगले 2 साल देखें, ऑफ कोर्स पेस कैन बी डिबेटेबल और कई देशों में आगे कई देशों में पीछे होगा, लेकिन मोटा मोटी आगे चल के फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का एक रेजिम आने वाला है. जो सेक्टर्स टिपिकली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में बेहतर करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स में बेहतर करें. तो मेरे ख्याल में एक जो एज ए CIO जो हम लोग टीम में बैठते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आगे जो डिफरेंट होने वाला है समवॉट 2081 वर्सेस 2080 एंड बिफोर, वो एक ये है कि
आगे के दान में अगर जब ये मैक्रो कंडीशन चेंज होगा तो उस हिसाब से पोर्टफोलियोज को कैसे ओरिएंट किया जाए. सो दैट इज वन दैट आई सॉर्ट ऑफ सिट विद द टीम एंड थिंक थ्रू कौन से सेक्टर्स एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये. और दूसरा ये कि अभी जेन्युइनली एज अ इन्वेस्टर आज के डेट में इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टाइल वाइज. तो एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग हुआ, एक फैक्टर इन्वेस्टिंग हुआ, पैसिव है. तो उसमें एज एक्टिव इन्वेस्टर्स हम लोगों को एक हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि अल्फा ओवर बेंचमार्क बनी रहे, क्योंकि तभी हमारी और आपकी वैल्यू है. सो ये मेरा मोटो टू द टीम है कि अगले साल हम और बेहतर करें अल्फा पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये दो. वेरी इंटरेस्टिंग. आशीष, एक सवाल आपसे. काफ़ी सालों तक आप शायद एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बाहर से देख रहे थे. वहाँ पे आपका कुछ व्यू रहेगा एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, और अभी तो आप एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के पार्ट बन गए. तो उस व्यू क्या कुछ चेंज हुआ है या वही है, क्या है वो, कुछ आप बता सकते हैं? सो आई थिंक जब मैं इंडस्ट्री के बाहर था तो इन्वेस्टमेंट साइड तो मेरी बहुत पहचानी हुई थी, बट बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी वाज व्हेन आई came and met the distribution side of the industry, right? And whether I credit it to the AMC industry or the distributors or actually the regulator, this is one industry where the interest of the investor, fund manager and distributor is completely now aligned, right? मैं distributor से मिलता हूँ तो आप किसी भी कंपनी के सेल्स वाले से किसी सेल्स पर्सन से मिलेंगे तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरी लास्ट ईयर की सेल्स इतनी थी, राइट? आप किसी कार डीलर पे जाएंगे, वो बोलेंगे लास्ट ईयर मैंने इतनी गाड़ी बेची थी, राइट? आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, वो ये नहीं बोलता है कि लास्ट ईयर उसने कितने म्यूचुअल फंड बेचे, वो ये बोलता है कि मेरा AUM कितना है, राइट? एंड आई थिंक ये चेंज इंडस्ट्री में आया है क्योंकि अपफ्रंट कमीशन के बजाय ट्रेल बेस्ड कमीशन की तरफ इंडस्ट्री गई है. और आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज, जैसे इन्वेस्टर तो मैच्योर हुए हैं, but one of the big reason is that distribution community has also matured and they are actually thinking for the investor that which way his AUM will be stable, which way his AUM will be grow. So I think this was one big learning for me in the last 2 years. Okay. इंटरेस्टिंग. आई थिंक दिस सम्स अप आवर डिस्कशन ऑल्सो जो हमने दिवाली दरबार यहाँ पर लगाया है. बस एक लास्ट चीज़ जो मैं आप सभी से पूछने वाली हूँ, दिवाली का वक्त है और ऐसे में हम घरों की सफाई करते हैं, पोर्टफोलियो की भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है. सो बतौर CIO अगर मैं आपके तमाम पोर्टफोलियोज़ में से या अगर आपकी कोई सफाई की स्ट्रैटेजी अभी जानना चाहूँ, सो व्हाट विल दैट बी? सो पेनल्टी बॉक्स कहते हैं हम इसे. तो हम जैसे इन्होंने पूछा, तो पेनल्टी बॉक्स में वो स्टॉक्स हैं जिनके की वैल्यूएशन चढ़े हुए हैं और ग्रोथ नीचे हैं या नीचे आने के फिराज में है. तो जैसे ये सब रिजल्ट्स आते हैं तो हम स्टॉक्स को इस अलग अलग क्वाड्रेंट में डालते हैं. उसमें पेनल्टी बॉक्स वाला जो ये वाला क्वाड्रेंट है, वैल्यूएशन ज़्यादा, अर्निंग्स ग्रोथ कम, वहाँ पे जो है वहाँ पे हमारा तो सफाई करने का पूरा इरादा है. आई थिंक पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हमारे फंड्स के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मार्केट में एक तो काफ़ी नए IPOs आए हैं, काफ़ी नई कंपनियों ने पैसा भी रेज किया है. उसके अलावा अगर हम पिछले 10-15 सालों के कंपैरिजन में देखें, लास्ट 2-3 साल में कई तरीके की कंपनियां, कई इंडस्ट्रीज़ अच्छा कर रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है या सिर्फ FMCG अच्छा कर रहा है. अभी आप देखें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वर्चुअली एवरी सेक्टर इज डूइंग वेल एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग वेल. और हमारा ये मानना है कि ये जब एक बार अप साइकिल होती है तो इट लिफ्ट्स ऑल बोट्स, बट बाद में जरूरी नहीं है कि सभी कंपनियां. सो वी आर लुकिंग टू नाउ कंसोलिडेट, so the number of stock that will be in the portfolio, my sense is by end of next year will be lower than what we have today. हर्षा? हाँ, जनरली हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी नीचे रहता है, करीब 20 से 30%. और अगर आप मार्केट साइकिल्स के
हिसाब से भी देखते हैं तो हमारा कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से लगता है कि वो जो सफाई का काम है वो जितना करना है वो तो करते ही रहेंगे। दिया है। वो अच्छा। दिवाली हो ना हो वो तो उतना तो करते ही रहना पड़ेगा। जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत एग्जूबरेंस से हमने कुछ फंड्स मैनेज किए हैं तो इसलिए बहुत कुछ चेंज करना है, ऐसा तो नहीं लग रहा है आज के दिन में। लेकिन वो तो मॉनिटर करते जाना पड़ेगा, जैसे जैसे मार्केट बिहेवियर या मार्केट के वैल्यूएशंस, ग्रोथ, डायनामिक्स चेंज होंगे, उस हिसाब से हमें भी चेंज करने तो वही पड़ेंगे। बट सफाई हो बहुत जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में धन्यवाद। आपने शिरकत नो, की। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मुझे भी ज़िवाई दीवार में इजाज़त दे। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा हमारी पसंद आई हो, और इसी के साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।